तो इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि एक अभी जल्दी यहाँ पर हमारे साथ इस सेशन में शामिल होंगे, मिस्टर अभिषेक, और इस वक्त डॉक्टर निवेदिता हमारे साथ हैं और साथ ही डॉक्टर संजय इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ। अलग अलग सेक्टर्स से जुड़े हुए ये कुछ खास लोग हैं जो इस विकासशील देश की जब हम बात करते हैं तो उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजय, आप ही के पास आते हुए शुरुआत आपसे करते हैं। जब विकासशील भारत की हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवा के प्रति आपका नजरिया क्या है? हेलो जी प्लीज। आप सभी आदरणीयों को प्रणाम। से इन 2047 इंडिया विल कंप्लीट्स 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। सो विकास का मतलब क्या है? विकास शुरू होता है अपने घर से, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ, अपने मोहल्ले में और फिर देश में। तो जब लास्ट कुछ सालों से हमने ये देखा है, स्पेशली आफ्टर 2014, कि सब जगह पे एक ही नारा चल रहा था कि हर हर मोदी और हर घर मोदी। तो ये कोई व्यक्तित्व का नाम नहीं है, एक विचारधारा है। और इस विचारधारा ने जब स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें प्रगति का अनुभव किया है तो वो क्या है कि नेशन ऑलवेज वांट्स टू गिव क्वालिटी हेल्थ केयर टू इट्स सिटीजन्स। सो क्वालिटी हेल्थ केयर किसे दी जाती है? सो इट्स ऑलवेज मदर एंड चिल्ड्रन, बिकॉज मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी ये दो शब्द है जो हेल्थ केयर सेक्टर का प्रगति पथ हमें दिखाते हैं। सो जब अगर हम देखेंगे कि स्वातंत्र्य से लेकर अभी तक कि इनमें कैसे बदलाव हुआ है और ये दर कंट्रोल में रखने के लिए या इस पे आगे लेके जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर निवेदिता, आपके पास आते हुए आपने बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन सिखाया है, लेकिन आज के युवाओं में जब आप लोगों से बात करते हैं, उनसे युवाओं से मुलाकात करते हैं, मेडिटेशन उनको सिखाते हैं, तो आपको क्या लगा सबसे ज्यादा किस बात से युवा परेशान है? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि भारत जो देश है इज लेट मी टेल यू, इट्स द रिचेस्ट कंट्री इन द अमाउंट ऑफ यूथ पॉपुलेशन। वी आर अ वेरी ब्लेस्ड नेशन कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि हमारे पास युवाएं ज्यादा है, यूथ पॉपुलेशन हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बट जैसे कि आपको पता है अभी टेक्नोलॉजिकल एरा में सारे बच्चे पैदा हुए हैं, जो सेकेंड जेन जी जो आप बोलते हैं, जो जेन जी पैदा हुए हैं वो टेक्नोलॉजिकल एरा में पैदा हुए हैं। जैसे हम पैदा हुए थे हमारे जनरेशन में, तभी हमने गुल्ली डंडा खेला था, तभी हमने खो खो खेला था, कबड्डी खेला था, हम जाके ग्राउंड में खेलते थे। बहुत सारी अच्छी बातें हुआ करती थी जो नेचर से भी जुड़ी थी। पर अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं उन्हें ये सब नेचर से जुड़ना, नेचर के साथ रहना, नेचर में खेलना कूदना, इसका आइडिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल स्पीड जो है उनके दिमाग पे काफी भारी असर कर रहा है। उनकी जो सोचने की क्षमता है वो कम हो गई है, क्योंकि उनको सब कुछ इजीली ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन मिल रहा है। तो उन्हें चैलेंज क्या है ये पता नहीं है, उन्हें पता नहीं कि पेशेंस क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि युवाओं में आजकल पेशेंस नाम की चीज नहीं है, और उन्हें अंदर से इतने वीक है बिकॉज क्योंकि वो घुल मिल नहीं रहे लोगों से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, अंदर से काफी डरे हुए हैं, और उन्हें पता नहीं चैलेंजेस कैसे फेस करना है। कोई भी चैलेंज आता है तो पहले डर जाते हैं हमारे युवा। ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि हमारे युवाओं में क्षमता नहीं है, बट ये रुख ऐसे चल रहा है जिसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जैसे योग सिखाते हैं, मेडिटेशन आप सिखाते हैं, तो आपको लगता है सच में ये जो युवा है पुराने जमाने की जब हम बात करते हैं, जिसका आपने अभी जिक्र किया, तो ये उनके जहन में सच में उतरते हैं, उससे इम्पैक्ट आपको लगता है कि है? तो ये सारे प्रॉब्लम्स का हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो अंदर से अगर आप कूल हो, काम हो, बैलेंस्ड हो, अगर संभले हुए हो, तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके सामने कोई भी चैलेंज हो, वो आपको चैलेंज नहीं दिखेगा, बिकॉज अंदर से शांत हो, अंदर से सहमे हो। ये सिर्फ कला तभी आती है जब अपने आप के साथ में आप कुछ वक्त अकेले बिताओ, आंखें बंद करके खुद के साथ समय बिताओ और खुद को जानने की कोशिश करो। बिल्कुल, मैं आपके पास अभी वापस लौटती हूँ, आगे भी इस पर आपसे डिस्कशन करेंगे। क्लब रिजॉर्टों से अभिषेक जी आप हमारे साथ हैं, आपके पास आते हुए आपकी अभी तक की जर्नी के बारे में आप सबसे पहले बताइए।
अगर जर्नी की बात करें, जो हमारी कंपनी है क्लब रिजॉर्टो, हम लोग प्रीमियम हॉलिडे पैकेज में डील करते हैं, लग्जरी में डील करते हैं। और हमने एक विजन के साथ स्टार्ट किया था कि हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको एक, जिनको लग्जरी का एक ड्रीम होता है कि हम लग्जरी में जाएं, 4 स्टार्स में जाएं, 5 स्टार्स में जाएं, एक अच्छा हॉलिडे अवेल करें, तो उन वर्गों को, हर वर्गों को हमने टारगेट करते हुए एक नॉमिनल चार्जेस में उनको एक लग्जरी हॉलिडे पैकेज को हमने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। और सिंस 2011 से हम लोग ये काम पे हैं और हमें कस्टमर से अच्छी सर्विसेज देने के बाद हमें काफी अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं और हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया? एक्चुअली मुझे बचपन से खुद से हॉलिडे का काफ़ी शौक था और बचपन में काफ़ी घूमता था मैं। उसके बाद हमेशा मुझे इंटरेस्ट था कि नए जगहों पे जाना, नए लोगों से मिलना, ट्रैवल करना, एक नए जगहों को एक्सप्लोर करना, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते ही हैं। आप इंडिया की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें, अगर आप कहीं भी एक्सप्लोर करते हैं तो यू गेट टू लर्न समथिंग, राइट? तो उसके बाद मैंने सोचा कि हमारा जो, मेरा खुद का जो पैशन है उसको मैंने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। डॉक्टर संजय, आपके पास आते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं की हम लगातार बात करते हैं और सरकार इस पर फोकस भी कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर देखते हैं, पहले के अकॉर्डिंग बदली हुई भी नजर आती है, लेकिन खामियां भी नजर आती है। आने वाले वक्त को लेकर मेरा आपसे सवाल ये कि आपके कोई सजेशंस हैं सरकार को ध्यान देने की, जिन बातों पर जरूरत है, या फिर जो स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य है उनको आप कहां पर पाते हैं? 1947 से लेके पहले कुछ 5-10 सालों में अगर हम कंडीशन देखेंगे, तब स्वतंत्रता के बाद इंडिया वॉज एब्सोल्युटली अ पुअर कंट्री, जहाँ पे भूख थी, सैनिटेशन नहीं था, एजुकेशन नहीं था, एंड द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट वॉज ऑलमोस्ट 1000 पर 1 लाख लाइव बर्थ। मतलब अगर 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 1000 माताओं की मृत्यु होती थी। लगभग 1000 बच्चों में से 150 बच्चे मर जाते थे। लेस देन 5 इयर्स के 200 डेथ्स होते थे। तो ये सारे पैरामीटर्स है जिससे किसी भी देश का स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी है इनका हम अनुमान करते हैं। सो जब ये सब था तो उसकी रीजंस क्या थे? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं नीचे तक पहुंची नहीं थी। डॉक्टर्स, सिस्टर्स दूर दूर तक ट्राइबल एरियाज में उपलब्ध नहीं थे। तो फिर सरकार ने काफी सारी योजनाएं लाई, जिनमें सबसे पहला अपना देश था वर्ल्ड में जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी अपनाई और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। देन देयर वाज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, देन देयर वाज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड स्कीम, जहां पे इस पे फोकस किया गया सरकार की तरफ से कि हर लेडी का जो डिलीवरी है वो स्वास्थ्य केंद्र में हो जाए, हर बच्चे को इम्यूनाइजेशन मिले, हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिले। तो ये सारी चीजें होते होते अराउंड 2005 में हम लोग नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम लॉन्च किया, जिससे हर गांव का विकास की योजना हमें उपलब्ध हो गई। अब इसी से सब आगे बढ़ते बढ़ते क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है ना कि हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है या हमें परेशानियां हैं, बट किसी ने ये नहीं सोचा है कि जब हम अपनी स्वास्थ्य सेवा को यूरोप या यूएस से कंपेयर करते हैं, सो आई एम वेरी प्राउड टू से कि अगर आपको रात को चेस्ट पेन होता है तो क्वाइट पॉसिबल है आप रात को 2 बजे अपने कार्डियोलॉजिस्ट को अप्रोच कर सकते हो, जो कि बाहरी देशों में नहीं है। सो सेम पॉसिबल है देश के हर गरीब इंसान को भी कि अगर वो स्वास्थ्य केंद्र में या कोई प्राइवेट क्लिनिक में जाए तो आज भी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर्स रात को उठ के सेवाएं देते हैं। और कई कंट्रीज ऐसी है भी कि तबीयत खराब हो जाए तो आपको पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसमें महीनों महीनों का वक्त भी लग जाता है। बाहर नहीं है ये सब। हाँ, लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं, सरकारी अस्पताल है, वहां पर भी कोशिश हो रही है कि वहां पर भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके। इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं उधर इलाकों के लिए? सी इट्स वेरी सिंपल फॉर मी एज अ डॉक्टर कि हम हमेशा पूछते हैं पेशेंट, मैं उस एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ जहाँ पे काफी गरीब या मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं, तो जब हम उनका प्रोफाइल पूछते हैं या उसकी सैलरी पूछते हैं तो इमीडिएटली आई कम टू नो कि जिसकी सैलरी 15,000 रुपया है वो 50,000 का बिल नहीं दे सकता है। तो जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू योरसेल्फ कि क्या हम अपने घर में काम करने वाली औरत के बच्चों का पढ़ाई को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या उन्हें हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द प्रीवियस स्पीकर्स दे सेड कि अगर हर कोई अपने घर से अपने स्वयं से अगर चालू करे
तो यू कैन डेफिनेटली कंट्रीब्यूट इन दिस मिशन. जाहिर तौर पर निवेदिता जी आपके पास आते हुए, कई बार होते हैं कि आजकल अगर हम जेनजी की अगर बात करते हैं तो युवाओं को अकेले रहना बहुत पसंद होता है, लेकिन कई बार होता है कि अकेलापन उनको खाता भी है। तो इस सिचुएशन में मेडिटेशन कैसे उनकी हेल्प करता है, अगर आप बता पाएं। मेडिटेशन एक टूल है, एक टेक्निक है, एक ट्रेनिंग है जो ऐसे 2 मिनट मैगी नूडल्स की तरह हमें खाना है एंड वी एंजॉय द मैगी नूडल्स। इट इज नॉट लाइक दैट। मेडिटेशन नीड्स प्रैक्टिस। अगर युवा अगर सोचते हैं कि उसे उसके परफॉर्मेंस में खुद को बेहतर बनाना है, अगर उसको क्रिएटिविटी में उसका इंक्रीज करना है, क्रिएटिविटी उसकी अगर पढ़ाई में फोकस या कंसंट्रेशन उसको बढ़ाना है, तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि उसको खुद को पहले समझ के, आंखें बंद करके, खुद के साथ वक्त बिता के his creativity will improve, his focus on studies will improve, automatically his scores in the exams will improve because वो अंदर से सुलझा हुआ है। तो अगर ये डर लगता है तो इस डर को एक पैशन बनाओ, खुद के साथ वक्त बिताना। हम कितने लोगों ने खुद को जाना है, अपने आप को। We ourselves are a big ocean of information। हमें खुद को जानना है कि बहुत ही सुंदर जर्नी है। अगर वो खुद को समझेंगे तो कभी डरेंगे नहीं कि मैं अकेले रह के डर जाऊंगा। बोलेंगे कि मुझे सिर्फ अकेला रहना है, आंखें बंद करना है, मुझे खुद के साथ ही वक्त बिताना है, जो कि एक बहुत ही सुंदर जर्नी है। तो मेडिटेशन कैन हेल्प टू मेक यू अ बेटर पर्सन फ्रॉम इनसाइड, कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड कैन ऑल्सो मेक यू कंपैशनेट, काइंड एंड लविंग, बिकॉज आप खुद पे कंपैशनेट रहोगे, खुद काइंड बनोगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन, योगा और फिर मैं जिमिंग की भी बात कर लेती हूँ। तीनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? क्योंकि कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते, योगा कर लेते हैं, कुछ लोग योगा मेडिटेशन नहीं करते तो जिम चले जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट ट्रिगर्स यू टू गो टू जिम? जिम जाने के लिए क्या ट्रिगर करता है आपको? कहाँ से आती है आपको जिम जाने की इच्छा? कहाँ से आती है? अंदर से आती है, राइट? तो सबसे पहले अगर आप अंदर से खुद को बनाओगे तो ही अंदर वाला आपको बोलेगा भाई उठ जा, मोटा हो गया है, तुझे जिम जाना है। अगर आप अंदर की आवाज ही नहीं सुनोगे तो आपको जिम जाना भी है कि नहीं ये पता भी नहीं चलेगा। सो द जर्नी बिगिंस विद इन फर्स्ट। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो, अंदर से दिमाग से स्ट्रांग हो, तो यू कैन कॉन्कर एनीथिंग। जिम तो बहुत छोटी बात है, हिमालय पर्वत भी कोई भी चढ़ जाएगा अगर अंदर से वो तैयार हो, अंदर से तैयारी स्ट्रांग हो। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट एंड देन कम्स द एक्सटर्नल एक्टिविटीज। दिस इज अ इंटरनल एक्टिविटी। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। अभी अभिषेक जी आपके पास जी। आते हुए, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे जी। लेकिन फिर आप ही की तरह इस लाइन में और भी बहुत सारे लोग हैं। जी, लेकिन जी। मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो जो अपनी यहाँ पर, आपके यहाँ पर जैसे आप उनके जो भी चीजें आप उनको प्रोवाइड पैकेज कराते प्रोवाइड हैं, करते हैं, जो भी आप उनको वहां जी। पर चीजें प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैं एक चीज यहाँ से समझने की कोशिश करूंगी, आप यादगार उसको कैसे बनाते हैं? जो भी देखिए customer हमारा आपके जो होता है ना कि हम लोग हर बार एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जितने भी हमने हमारे खुद के अपने होटल्स हैं इंडिया के अंदर। अभी हम लोग बहुत सारे होटल्स लॉन्च भी कर रहे हैं। विद इन 1 ईयर हमारे 10 होटल्स रिजॉर्ट्स आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, उत्तराखंड वगैरह के अंदर हम लोग ला रहे हैं, राजस्थान में ला रहे हैं। तो हर जगह हम लोग एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, राइट? और बेस्ट टू बेस्ट उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके फैमिली के लिए। मतलब उनकी नीड क्या है, उनके अकॉर्डिंग हम हॉलिडे उनको प्लान करके देते हैं। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ हॉलिडे पे चले जाओ आपको होटल्स मिल जाएगा। हम पहले कस्टमर को समझते हैं कि आपको क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज पैकेज देते हैं और उनको लगता है कि हम सिर्फ एक हॉलिडे नहीं, उनको एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, राइट? तो क्लब रिजॉर्टो जो है सिर्फ आपको एक हॉलिडे नहीं है, आपको एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस देता है जहां पे अपने फैमिली से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दैट इज द प्राइड ऑफ ऑनरशिप। तो इस तरीके से हमारे कस्टमर्स एंजॉय करते हैं। अभी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए फ्यूचर का प्लान हमारा है कि अभी हम लोग इंडिया तो हम लोग कर ही रहे हैं, ग्लोबली कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी आने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर हमारी प्लानिंग है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हम लोग जो इंटरनेशनल के जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, फॉरेनर क्लाइंट्स हैं, उनके लिए हम लोग एक पैकेजेस लॉन्च कर रहे हैं और लग्जरी सेगमेंट्स में लॉन्च कर रहे हैं और कुछ अपने खुद के होटल्स भी ला रहे हैं, राइट? तो और उसके अलावा इसी तरीके से हम अपने कस्टमर्स को यूनिक एक्सपीरियंस खिलाते रहेंगे और बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज देते रहेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर संजय आपके पास आते हुए, आने वाले वक्त का भी हमने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिक्र किया था। आपके सजेशंस क्या है वो मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन अभी अगर आने वाले सालों में हम देखते हैं तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा की अगर बात करें तो इसके लिए रोड मैप आप कहां पर देख रहे हैं?
See, the roadmap always consists of the figures. चाहे आप पार्लियामेंट में जाओ, चाहे आप रास्ते पे जाओ, हर जगह पे विकास या विकसनशील भारत तभी देखा जाएगा जब हमें फिगर्स देखेंगे. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि 1947 में 1000 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था, जो 1990 और 2010 तक 97 तक रिड्यूस हुआ. एंड द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि हमें वो 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ लेके जाना है. सिमिलरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 100 था वो हमें 28 पे अचीव करना है. सो ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर्ड सिंपली कि आपको आपके सारी चीजें लेके लोगों तक पहुंचना है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू एजुकेट द पीपल. सो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. सो व्हाट आर द अदर थिंग्स? सो डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जिससे वी कैन डायग्नोज द एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस अर्लियर एंड वी कैन हैव सॉल्यूशंस फॉर दैट. देन यू हैव टेलीमेडिसिन कि आप शहर में बैठ के बंदे को अगर कुछ हार्ट की प्रॉब्लम गांव में है, सो दे कैन बी डायग्नोज एंड द एडवाइस कैन बी गिवन. We have to strengthen our healthcare system by continuous medical education to the doctors, for sisters, then for trainees and the dais who are working as ASHA workers at village levels. So सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब आज के जमाने में when we are speaking about gender equality, तो पेरेंटहुड का कंसेप्ट फादर में बसाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए सोशल कैंपेनिंग हो रहे हैं. आपके हिसाब से पहले के अकॉर्डिंग अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं को देखें और आज अगर स्वास्थ्य सेवाओं को हम देखें, आपको लगता है चेंजेस आए हैं? 100%. There are a lot of changes because see, I am practicing in a private sector for last 25 years. And believe me, now all the couples who come to me for treatment, they know everything. आज के सारे बच्चे गूगल सर्च करके आते हैं, उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं. एंड दे आर राइट बिकॉज एवरी एजुकेटेड पर्सन हैज राइट टू आस्क कि ये क्यों हो रहा है, कि मैं ये दवा क्यों खा रही हूँ. जैसे मैडम ने बताया कि हर चीज का इंपॉर्टेंस है कि आपको खुश रहना है. आप तभी खुश रह पाओगे जब आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा. सो इन अ हेल्थ केयर सिस्टम, व्हेन वी आर डिलीवरिंग द हेल्थ केयर सिस्टम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका गोल क्या है. उसका गोल है कि ये सारे लोगों को स्वस्थ रहना है. बिकॉज व्हेन दे आर हेल्दी, नेशन विल बिकम हेल्दी. अभी फ्यूचर प्लानिंग आपकी किस तरह की है? अब आगे और क्या सोचा आपने हेल्थ सेक्टर को लेकर? We have to follow all government programs and we have to contribute it them in whatever way we can as an individual citizen or as a medical professional. ठीक है, मैं आपके पास आते हुए मैम, मैं लाइफस्टाइल की भी आपसे एक बार बात करना चाहूंगी क्योंकि आजकल जंक फूड बहुत ज्यादा युवाओं को पसंद होता है. तो आपके अकॉर्डिंग किस टाइप का लाइफस्टाइल होना चाहिए युवाओं का? When you talk of food, junk food, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी इंसान अगर खाना खा रहा हो, वो खाना किस तरह से खा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रेस्ड हो कि आपको बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है और आप वो स्ट्रेस कंडीशन में खाना ग्रहण कर रहे हो, तो वो खाना आपके बॉडी को इतना सूट नहीं करेगा बिकॉज आपके पूरे नर्वस सिस्टम इज रेस्टलेस. तो जैसे आप खाना खाते हो उस खाने का भी तरीका होता है कि जब आप शांत हो, जब आपके दिमाग में कुछ टेंशन नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो, आराम से बैठ के खाना खाओ तो वो खाना बॉडी को बहुत अच्छी तरह से फलेगा. बट वही टेंशन में खाओगे तो दैट फूड कैन act as acidity, as blood pressure, as tension and nervous system might get disturbed. So सबसे पहली बात तो खाना कैसे खाना. Of course junk food is most dangerous and so much of chemicals have been used nowadays in all the packed foods. So I don't think so it's good for anybody, not even young people, even for the elder people also. Always it's good to have sattvic food. सात्विक फूड में कैसे अपना घर का प्योर घी हो, दूध हो, दही हो, इसका सेवन करने से यू कैन डेफिनेटली फील बेटर. एंड I follow a food which is gluten free, which has more of fruits, which has more of pulses, pulses and fiber is very important for the body. And मुझे लगता है आजकल के जो यंग जनरेशन है वो लेकिन काफी घी खाने से तो कुछ लोग डरते हैं डरते हैं. बट पुराने जमाने से आप देखिए हमारे दादा दादी सब बोलते थे 1 चम्मच घी का जरूर खाना चाहिए.
तो पुराने नुस्खे अभी भी वही काम करते हैं. एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी आजकल की जो जनरेशन है इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस ऑल्सो. इनका पॉजिटिव साइड भी है. वो बहुत काउंट करते हैं कैलोरी कितना है. जैसे आपने बहुत सारे मेम्स देखे होंगे, इतने बड़े बड़े बॉटल्स लेके घूमते हैं, एक इसमें ये मिल्क शेक है, एक इसमें ऑरेंज जूस है. तो मुझे लगता है वी आर ऑन अ गुड ट्रैक, राइट ट्रैक. और उसमें ग्राम्स भी कई जगह तो मेंशन होते हैं कि इसमें मेंशन इतना होता है कैलोरी कितना है, 150 200. माय गॉड. सो आई थिंक इंडिया इज ऑन अ राइट ट्रैक रिगार्डिंग द यूथ हैविंग फूड. बस ये फॉलो करे तो अपना सेहत संभाले, क्योंकि उनके हाथ में ही आगे की वर्ल्ड है. दे आर द होप ऑफ फ्यूचर, द यूथ. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए. प्रिया, ओवर टू यू.